कहानी की शुरुआत कर्नाटक के बेंगलुरु शहर से होती है। वहाँ सरवन नाम का एक आदमी अपने पूरे परिवार के साथ एक छोटा सा होटल चलाता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका साला जैक और जैक की माँ जानकी और उनका करीब 5 साल का एक बेटा भी शामिल है। ऊपर से देखने पर यह परिवार बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन इनके बीच एक अजीब तरह की खामोशी रहती है, खासकर सरवण और उसकी पत्नी के बीच में। उनके बीच में बातचीत लगभग ना के बराबर होती है, जिससे कि साफ महसूस होता है कि उनके अतीत में कोई ऐसा राज छुपा है जिसने पूरे परिवार की खुशियां छीन ली हैं। फिर भी ये सब मिलकर अपने बेटे की अच्छी परवरिश कर रहे हैं और उसे शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हर रोज की तरह सरवण अपने बेटे को स्कूल छोड़ने और वापस लेने के लिए खुद जाता है। एक दिन जब वह बच्चे लेने के लिए स्कूल पहुंचता है तो वहां उसे एक झटका लगता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। टीचर बताती है कि कुछ देर पहले ही बच्चे के बड़े पापा बनकर कोई व्यक्ति आया था और उसके बेटे को अपने साथ ले गया। ये सुनते ही सरवण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इस शहर में उनका कोई भी रिश्तेदार नहीं था, यानी कि किसी ने झूठ बोलकर उसके बेटे को अगवा कर लिया। देखते ही देखते पूरा परिवार स्कूल पहुंच जाता है और सभी लोग सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं। जैसे ही कैमरे की रिकॉर्डिंग चलाई जाती है, किडनैप करने वाले व्यक्ति का चेहरा देखकर पूरे परिवार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन सभी का चेहरा देखकर ऐसे लगता है कि वे लोग उसे बरसों से जानते हों और अच्छे से पहचानते भी हों, लेकिन उसकी फुटेज हमें नहीं दिखाई जाती। और यहीं से कहानी 7 साल पीछे जाती है, यानी साल 2010 के फ्लैशबैक में चेन्नई के मंगलपुरम इलाके में रहने वाले सरवण की जिंदगी दिखाई जाती है। उस समय उसकी शादी नहीं हुई थी, वह अकेला रहता था और भारी कर्ज में डूबा हुआ था। कर्ज देने वाले लोग उसे लगातार फोन करके परेशान करते थे। उनसे बचने के लिए वह घर का मुख्य दरवाजा बंद करे रखता था और पीछे के रास्ते से निकलता था। और दूसरी तरफ उधार देने वाला आदमी गुस्से में कहता रहता था, अरे तू चाहे जहाँ छिप जाए, एक दिन तो मैं तेरे को पकड़ ही लूंगा। सरवण सरकारी बिजली विभाग के दफ्तर में काम करता था। उसी ऑफिस में उसके साथ एक और कर्मचारी भी था जो अपना काम करने से ज्यादा सारी की सारी जिम्मेदारी सरवण के सिर पर डाल देता था। ऑफिस में रोज बिजली का बिल जमा करने के लिए लंबी लाइन लगी रहती थी, लेकिन उसका साथी आराम से अपनी छीट छोड़कर बहाने बनाकर बाहर निकल जाता था। पूरा काम सरवण को अकेले करना पड़ता था। भीड़ संभालना, लोगों से पैसे लेना, बिल जमा करना और सारी जिम्मेदारी सिर्फ उसी के कंधे पर थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि सरवण को यह सरकारी नौकरी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन मजबूरी में वह अपनी किसी तरह जिंदगी को आगे बढ़ा रहा था। और सरवण ने यह नौकरी अपनी मर्जी से नहीं की। उसकी माँ की मौत के बाद उसे यह नौकरी मिली थी। हर महीने घर की ईएमआई भरने की मजबूरी में उसे यह काम करना पड़ा। नौकरी खत्म होने के बाद उसकी एक आदत थी, वह एक छोटी सी चाय की दुकान पर जरूर जाता था। उस दुकान का मालिक ईमान अन्नाची था, जो सरवण को कई सालों से जानता था। वहीं उसकी मुलाकात अक्सर अपने दोस्त क्विक मड़ी से होती है। मड़ी एक ट्रेडिंग कंपनी में काम करता था और हमेशा सरवण को इन्वेस्ट करने की सलाह देता था, लेकिन सरवण हर बार हंसकर टाल देता था और कहता था उसके पास तो कर्ज चुकाने के लिए पैसे भी नहीं है, तो वो इन्वेस्ट कहाँ से करेगा। असल में उसकी इस आर्थिक बर्बादी की शुरुआत उसकी माँ के एक सपने से हुई थी। उनकी इच्छा थी कि मरने से पहले उनका अपना एक घर हो, और इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से भारी ब्याज पर लोन उठा रखा था। लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी मौत हो गई और उनका लिया गया सारा का सारा कर्ज सरवण के कंधों पर आ गया। पिछले सालों से वह लगातार ईएमआई भर रहा है, लेकिन ऊंचे ब्याज की वजह से मूल रकम में एक भी रुपया कम नहीं हुआ था। यही कारण था कि वह दिन रात कर्ज के तले में दबा हुआ था और अपनी किसी तरह जिंदगी काट रहा था। उधर कहानी दूसरी ओर मुड़ती है, जहां एक प्रेग्नेंट महिला की एंट्री होती है। ये कोई और नहीं बल्कि इस फिल्म की हीरोइन एना बेन है। उसने जिस लड़के से प्यार करके शादी की थी, वह उसके प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर अकेला छोड़कर भाग गया। अब वो इस शहर में बिल्कुल अकेली रहती है और किसी तरह अपनी जिंदगी चलाने की कोशिश करती है। किराया देने की परेशानी होने के कारण उसने एक मकान लीज पर लिया था, लेकिन एक दिन जब वह घर पहुँचती है तो देखती है कि उसका सारा सामान सड़क पर फेंका हुआ पड़ा था। जब वह मकान मालिक से वजह पूछती है तो उसे एक और झटका लगता है। मालिक बताता है कि जिसने उसे यह मकान लीज पर दिलाया था, उसने दोनों के साथ धोखा किया था। एना ने उस बिचौलिए को 3 लाख रुपए दिए थे, लेकिन वह रकम कभी मकान मालिक तक पहुंची ही नहीं, जाने कि वह बिचौलिया पैसे लेकर फरार हो चुका था। अब न उसके पास रहने की जगह थी और न ही कोई सहारा, और ऊपर से वह माँ बनने वाली थी। ऐसी हालात में उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि लोगों को ठग कर पैसे कमाना। इसके बाद वह एक नई पहचान बनाकर लोगों के सामने खुद को प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एजेंसी का मैनेजर बताने लगी। वह शहर के अमीर मकान मालिक से मिलकर कहती थी कि उनकी सभी प्रॉपर्टी का रख रखाव, किराएदार
ढूंढना और हर महीने समय पर किराया पहुंचाना सारी जिम्मेदारी उसकी होगी। बदले में सिर्फ उसे 10% का कमीशन चाहिए, जो कि किराएदार से ही वसूला जाएगा। उसकी मीठी मीठी बातों में आकर कई लोग अपनी संपत्ति उसके भरोसे पर छोड़ देते थे और दूसरी तरफ वह किराएदारों से एडवांस और सिक्योरिटी के नाम से मोटी रकम ऐंठ लिया करती थी। उसके दिमाग में एक और प्लान था। वह इस पैसे को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करके मुनाफा कमाना चाहती थी, ताकि वह बाद में मकान मालिक को पैसे लौटा सके और खुद अमीर बन जाए। इसी दौरान कहानी में योगी बाबू की एंट्री होती है और वो भी पूरी फैमिली के साथ। बचपन से उसका सपना फिल्म का हीरो का बनने था। उसके पिता एक ट्रस्ट चलाया करते थे, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद वह ट्रस्ट पूरी तरह बर्बाद हो गया। उनकी माँ जानकी हर कदम पर उसका हौसला बढ़ाती है। वह चाहती है कि उनका बेटा एक दिन फिल्म का एक बड़ा स्टार बने, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक और नई मुश्किल आ जाती है। जानकी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। इसी वजह से योगी बाबू उन्हें अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर शुरुआती जांच के बाद कहता है कि उनके फेफड़ों में गंभीर समस्या है और तुरंत ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन का खर्च कम से कम 5 लाख रुपए आएगा। इतनी बड़ी रकम सुनते ही योगी बाबू के होश उड़ जाते हैं। वह कई लोगों से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी सहायता नहीं करता। रात भर वह अपनी माँ की गोद में सिर रखकर रोता रहता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था इतने कम समय में वह पैसे कहां से लाएगा। अगली सुबह अचानक उसके मोबाइल पर लगातार पैसे आने शुरू हो जाते हैं। कोई 5,000 भेज रहा था, कोई 10,000 और कोई उससे ज्यादा। दरअसल एक दिन पहले उसने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी कि उसकी माँ की जान बचाने के लिए ऑपरेशन जरूरी है, और साथ ही साथ अपने दिव्यांगत पिता के ट्रस्ट का भी उसने जिक्र किया था, जिसकी वजह से उसी ट्रस्ट की वजह से कई लोगों की मदद हुई थी और वही ट्रस्ट वाले लोग आज उसको पैसे भेज रहे थे। देखते ही देखते ऑपरेशन के लिए पूरी रकम इकट्ठा हो जाती है। खुशी खुशी योगी बाबू अगले दिन डॉक्टर के पास पहुंचता है और कहता है अब पैसों का इंतजाम हो चुका है, इसलिए ऑपरेशन कर दिया जाए। लेकिन डॉक्टर उसे थोड़ा इंतजार करने को कहता है। डॉक्टर ने उस रिपोर्ट को अपने सीनियर को दिखाई थी, लेकिन सीनियर डॉक्टर के ऊपर भड़क उठता है, क्योंकि मरीज के फेफड़ों में कोई भी दिक्कत नहीं थी। उन्हें सिर्फ गैस की समस्या थी, जो कि मामूली दवा से ठीक हो सकती थी। बिना वजह 10 लाख रुपए का बताना पूरी तरह गलत था। यह सुनकर जूनियर डॉक्टर अपनी गलती छुपाने के लिए योगी बाबू से कहता है नई रिपोर्ट के मुताबिक अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, दवाइयों से ही उनकी माँ ठीक हो जाएगी। यह सुनकर योगी बाबू राहत की सांस लेता है और अपनी माँ को घर ले आता है। घर पहुँचने के बाद वो अपनी माँ से कहता है अब तो ऑपरेशन हुआ नहीं, और जिन्होंने अपनी अपनी रकम भेजी है मैं चाहता हूँ कि उन सबको वापस कर दूं। लेकिन जानकी की सोच बिल्कुल अलग थी। वह मुस्कुराते हुए कहती है लोगों ने यह पैसा उन पर नहीं बल्कि उसके दिव्यांगत पति के ट्रस्ट के भरोसे भेजा है। अगर यह पैसा वापस कर दिया जाएगा तो कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। वो अपने बेटे को समझाती है उसका सपना फिल्म का हीरो का बनने का है, और इसी वजह से यह पैसा वो अपनी फिल्म बनाने में लगाए। और यहीं से माँ बेटे की जिंदगी खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। इसके बाद जानकी और योगी बाबू एक फैसला करते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि अगर पिता के ट्रस्ट के नाम पर इतनी बड़ी रकम इकट्ठा हो सकती है तो आगे भी इसी भरोसे का फायदा उठाकर खूब पैसा कमाया जा सकता है। अब दोनों का प्लान यह था कि लोगों की भावनाओं का गलत फायदा उठाना और ट्रस्ट के नाम पर फर्जी कहानी सुनाकर लोगों से चंदा इकट्ठा करना। उधर श्रवण कुमार की जिंदगी भी लगातार मुश्किल में फंसती जा रही थी। एक तरफ सिर पर करोड़ों का कर्ज था और दूसरी तरफ एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी जिससे वह प्यार करता था। अब लड़कों में तो यही कमी है, बंदे के पास खाना हो या ना हो, लेकिन प्यार करने के लिए बड़े बाप की बेटी चाहिए। और लड़की के माता पिता भी उसका घर देखने आने वाले थे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसी समय कर्ज वसूलने के लिए एक एजेंट भी उसके दरवाजे पर पहुंच जाता है। घर के अंदर माता पिता यह सब देखकर आपस में बातें करने लगते हैं कि लड़के पर तो बहुत कर्ज है। अपनी बेइज्जती होते देखकर श्रवण गुस्से में एजेंट से कह देता है वह 5 साल से लगातार किस्त भर रहा है, अब उसे 1 रुपया नहीं दिया जाएगा। अगर कोई समस्या है तो वो पुलिस स्टेशन में बात करेगा। एजेंट वहाँ से चला जाता है, लेकिन यह मामला यहीं पर खत्म नहीं होता। अगले ही दिन श्रवण और उसके दोस्त को पुलिस स्टेशन बुला लिया जाता है। वहाँ इंस्पेक्टर कल्याण सुंदरम दोनों को जमकर डांटते हैं। वो साफ कहते हैं कर्ज लिया है तो समय पर चुकाना भी पड़ेगा। इलाके में उनका इतना ज्यादा रौब था कि पूरा शहर उनके नाम से ही कांपता था। उन्होंने अपने सख्त रवैये से पूरे इलाके में अपराध लगभग खत्म ही कर दिया था। आम लोगों की नजर में वह किसी हीरो से कम नहीं था। पुलिस स्टेशन से लौटने के बाद श्रवण रोज की तरह ईमान अच्छी की चाय की दुकान पर जाता है। पुराने रिश्ते की वजह से अनच्ची उसे अपने 10 दुकानों के बिजली बिल जमा करने के लिए पैसे और सभी बिल देता है। हालांकि बिल की जमा करने की आखिरी तारीख अभी 20 दिन बाकी थी, लेकिन वे कहते हैं कि पहले ही जमा कर देना बेहतर रहेगा। श्रवण उन पैसों को लेकर बिजली विभाग के दफ्तर में पहुंचता है। तभी कर्ज वसूलने वाला एजेंट फिर से सामने आ जाता है। मजबूरी में श्रवण अनिच्ची के दिए गए बिल के पैसे उस एजेंट को दे देता है। वह कहता है
फिलहाल 1 महीने की किस्त रख लो, बाकी रकम जल्द चुका देगा। किसी तरह वह उस दिन इस परेशानी को टाल देता है। इसी दौरान उसके दिमाग में खतरनाक आइडिया आता है। वह देखता है कि बहुत से लोग बिजली बिल की आखिरी तारीख से पहले ही पैसे जमा कर देते हैं। उसके मन में लालच आने लगता है, अगर कुछ दिनों के लिए इन पैसे को बिजनेस में लगाया जाए तो अच्छा मुनाफा हो सकता है और बाद में इसी पैसे को बिल में जमा कर दिया जाएगा। इस योजना को अंजाम देने के लिए वह सबसे पहले प्रिंटर को खराब कर देता है और सभी ग्राहक को हाथ से लिखी हुई रसीद देने लगता है और जमा किए गए पैसे को सरकारी खाते में भेजने के बजाय अपने पास रख लेता है। इसके बाद वह अपने दोस्त मणि की शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर देता है। पहली ही बार उसे करीब 60% का जबरदस्त मुनाफा मिलता है। इतनी बड़ी कमाई देखकर उसका लालच और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब वह रोज ऐसे ही करता था, पैसों लेकर ट्रेडिंग में लगा दिया करता था और लगातार ऐसे ही पैसे कमाता रहता था। कुछ समय बाद वो खुद का अपना इन्वेस्ट करने का एक ऑफिस खोल देता है और लोगों को कहता है कि अगर यहाँ पैसे लगाएंगे तो उन्हें 20% का रिटर्न मिलेगा। ऊंचे मुनाफे का लालच देखकर शहर भर के लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करने आने लगते हैं। सरवण उनके पैसे लेकर इन्वेस्ट करता है और 60% का कमीशन कमा लेता है और 20% उन आदमियों को दे देता है, यानी कि 40% उसका मुनाफा हुआ। देखते ही देखते उसका कारोबार तेजी से फैलने लगता है। यही खबर धीरे धीरे पूरे शहर में फैल जाती है। इधर एना खुद लोगों को ठग कर पैसे जमा कर रही थी। वह भी अपनी करोड़ों की रकम श्रवण की कंपनी में इन्वेस्ट कर रही थी। दूसरी तरफ जानकी के ट्रस्ट के नाम पर लोगों से पैसे लिए जा रहे थे। अब तक लगभग उन्होंने 42 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए थे और श्रवण के पास आकर उन्हें इन्वेस्ट कर देते हैं। श्रवण उन्हें भरोसा दिलाता है वह तय समय पर पूरा मुनाफा देगा। अब श्रवण की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन तभी किस्मत एक बार फिर से पलटी मारती है। श्रवण का एक पुराना दोस्त जो बंदरगाह पर कारोबार करता था उससे कहता है अगर उसके पास 10 करोड़ रुपए हो तो वह एक बड़ा माल खरीद कर कुछ समय में 20 करोड़ बना सकता है, यानी इन्वेस्ट की रकम सीधा 2 गुना। ये सुनकर श्रवण के मन में लालच जाग जाता है। उसे लगता है कि ट्रेडिंग में धीरे धीरे कमाने के बजाय वो एक बार में इतना बड़ा पैसा कमा ले तो उसकी जिंदगी और भी बदल जाएगी। वो अपने दोस्त से पूछता है अगर वह 10 करोड़ की व्यवस्था कर दे तो क्या आधा मुनाफा उसे मिलेगा? दोस्त हामी भर देता है। बस फिर क्या था, श्रवण अपने ऑफिस में निवेशकों द्वारा जमा किए गए पैसे, बिजली के बिल के नाम पर रखी गई सरकारी रकम और बाकी सारी बचत मिलाकर 10 करोड़ रुपए अपने दोस्त को सौंप देता है। लेकिन अगले ही दिन एक ऐसी खबर आती है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देती है। पता चलता है कि जिस दोस्त को उसने 10 करोड़ रुपए दिए थे उसकी गोली मारकर हत्या कर दी है। पैसे कहाँ गए, किसने मारा और क्यों मारा, किसी को कुछ नहीं पता चलता। एक झटके में श्रवण की पूरी जमा पूंजी डूब जाती है। इसका असर पूरे शहर पर पड़ता है। जिन लोगों ने बिजली का बिल जमा किया था उनके घरों की बिजली काट दी जाती है क्योंकि विभाग तक पैसा पहुँचा ही नहीं था। उधर एना मकान मालिक को किराया नहीं दे पाती और उसकी प्रॉपर्टी वाला ठगी का भांडा फोड़ हो जाता है। दूसरी तरफ ट्रस्ट के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठने वाले योगी बाबू और जानकी भी पकड़े जाते हैं। एक ही रात चारों की किस्मत पलट जाती है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके थाने ले आती है। पूछताछ के दौरान जानकी और एना बताते हैं कि उन्होंने लोगों से ठग किए गए पैसे श्रवण की कंपनी में इन्वेस्ट किए थे। पुलिस जब श्रवण से पूछती है कि क्या वो सच बोल रही है, तब श्रवण स्वीकार कर लेता है। वह कहता है उन्होंने जो भी पैसा दिया था उसने सब एक दोस्त के भरोसे कर दिया, लेकिन उस दोस्त की हत्या कर दी गई और सारी की सारी रकम गायब हो गई। इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता। लेकिन इंस्पेक्टर उसकी एक भी बात का विश्वास नहीं करता। वो अपने कांस्टेबल से कहता रहता है कि ये लोग कभी सच नहीं बोलेंगे, इनका तो सीधा इनकाउंटर कर देना चाहिए। यह सुनते ही चारों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि अगर वे वहीं रुके तो जिंदा नहीं बचेंगे। इसलिए रात के अंधेरे में वो पुलिस स्टेशन के कुछ कर्मचारियों को बेहोश करके लॉकअप से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं और हमेशा के लिए वह गांव छोड़ देते हैं। भागते समय श्रवण सभी से वादा करता है कि जैसे उसकी हालत सुधरेगी वह एक एक पैसे का हिसाब चुका देगा। लेकिन एना और योगी उसकी बातों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। उनका कहना था कि जिसने एक बार उन्हें धोखा दिया है उस पर दोबारा विश्वास करना ठीक नहीं। इसलिए वह फैसला करते हैं कि जब तक उनका पैसा वापस नहीं मिलता वे श्रवण का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह चारों लोग शहर के बंगलुरु में नई पहचान बनाकर रहने लगते हैं। यहीं पर फ्लैशबैक होता है खत्म और मुझे लगता है कि आधा से ज्यादा कहानी फ्लैशबैक में चली गई और फिल्म एक और बड़ा खुलासा करती है। जिस 5 साल के बच्चे जीवा को किडनैप कर लिया गया होता है वह श्रवण का असली बेटा था ही नहीं। श्रवण ने उसे बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। स्कूल में सीसीटीवी फुटेज में दिखाई जाने वाली शख्स की पहचान भी सामने आ जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि वही इंस्पेक्टर था, कल्याण सुंदरम, जिससे बचने के लिए चारों 7 साल पहले शहर छोड़कर भागे थे। इतने साल बाद इंस्पेक्टर को देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब सभी को पता चल चुका था कि जीवा पुलिस के कब्जे में है
हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अगर बच्चे को बचाना है तो उन्हें वापस मंगलपुर शहर जाना पड़ेगा, जहां उन्होंने हजारों लोगों को ठगा था और वहां लौटना मतलब मौत को दावत देने के जैसा है। तभी श्रवण कुमार एक फैसला लेता है। वह कहता है कि भले ही जीवा उसका सगा बेटा नहीं है, लेकिन उसने उसे अपने बेटे की तरह पाला है, इसलिए चाहे कोई उसका साथ दे या ना दे, वह अकेले जाकर बच्चे को वापस लेकर आएगा। उसकी यह बात सुनकर योगी बाबू, जानकी और ऐना उसका साथ देने का फैसला करते हैं। आखिरकार चारों उसी शहर के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ वापस जाने के लिए उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रास्ते में उन्हें एक बंद टोल प्लाजा दिखाई देता है। श्रवण उस जगह को ध्यान से देखता है, लेकिन उस समय वह कुछ कहता नहीं। रात के अंधेरे में वह सीधे श्रवण के पुराने घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर श्रवण इंस्पेक्टर को कॉल करता है और जीवा को छोड़ने की विनती करता है। फोन पर इंस्पेक्टर उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या उन्हें लगा था कि पुलिस स्टेशन से भागने के बाद वो कभी उसे ढूंढ नहीं पाएगा? बच्चे ढूंढते ढूंढते वे सब वहाँ पर दौड़ आए ना। श्रवण हाथ जोड़कर कहता है, उसे जो करना है करे, लेकिन मासूम से बच्चे को छोड़ दे। तभी इंस्पेक्टर ऐसी बात कहता है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। वह खुलासा करता है कि जिस रात वह पुलिस स्टेशन से भागे थे, उस रात उन्हें भागने का मौका किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं ने दिया था। यानी उनका भागना कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। इसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि कल्याणपुर सुंदरम जितना ईमानदार और सख्त दिखाई देता है, असलियत में वह बिल्कुल उल्टा था। दिन में वह कानून की रक्षक बनकर घूमता था, लेकिन रात में वह सफेद पुड़िया की तस्करी करता था। पुलिस की वर्दी में उसके पीछे एक बड़ा नकाब छिपा हुआ था और वह आगे चलकर रिटायर हो गया। रिटायरमेंट के बाद उसने अपनी सारी अवैध की कमाई सट्टेबाजी में लगा दी। शुरुआत में उसे फायदा हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसकी किस्मत पलट गई। उसने अपनी सारी दौलत गंवा दी। उसके पास अभी एक भी रुपया नहीं बचा और इसी वजह से उसने सालों पहले श्रवण और उसके साथियों को भविष्य की योजना के तहत जिंदा छोड़ा था। उसे पता चलता है कि ये चारों लोग ठगने में माहिर हैं और एक दिन उसके काम जरूर आएंगे। यही सच वह बताते हुए कहता है, अब उसे जिंदगी भर के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। ये रकम वे लोग चारों मिलकर इकट्ठा कर सकते हैं। वो उन्हें धमकाता है, अगर वह बच्चे को जिंदा देखना चाहते हैं तो वो जल्द से जल्द इतने पैसों का इंतजाम करें, चाहे उन्हें बैंक लूटनी पड़े या करोड़ों की चोरी करनी पड़े या फिर कोई नया फ्रॉड खेलना पड़े। उसे इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पैसे चाहिए। मजबूर होकर श्रवण उसकी शर्त मान लेता है। पूरी रात चारों लोग बैठकर सोचने लगते हैं, आखिर इतने पैसे कहाँ से इकट्ठा होंगे। तभी श्रवण को शहर के बाहर बंद हुआ टोल प्लाजा याद आता है और वह तुरंत इंस्पेक्टर को कॉल करता है और बताता है कि नकली टोल प्लाजा बनाकर लोगों से पैसे कमाया जा सकता है। ये सुनकर कल्याण सुंदर बेहद खुश हो जाता है। वह कहता है कि प्लान तो शानदार है, इस पर काम किया जाए, लेकिन इसी के साथ वह एक शर्त भी रखता है। योजना शुरू करने से पहले वह चाहता है कि श्रवण की बात जीवा से कराई जाए, ताकि उसे यकीन हो कि बच्चा अभी तक जिंदा है। और यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। श्रवण जीवा से बात करता है और उसे हिम्मत देता है और उसकी लोकेशन पूछता है। जीवा बताता है कि उसे एक पुरानी फैक्ट्री में व्हील चेयर समेत जंजीरों से बांध कर रखा गया है। वहाँ 2 लोग उसकी निगरानी कर रहे हैं। यह जानकारी मिलते ही श्रवण जीवा को भरोसा दिलाता है कि वो जल्द ही उसे बचा लेगा। इसके बाद श्रवण नकली टोल प्लाजा का पूरा प्लान सुंदरम को समझाता है, यानी कि उसी इंस्पेक्टर को। वो अपने साथियों के साथ विदेशी परिवार का भेष बनाकर फर्जी टोल प्लाजा तैयार कराता है। पहले मीडिया में झूठी खबरें चलाई जाती है कि सरकार की मंजूरी के बाद बंद पड़ा टोल प्लाजा दोबारा शुरू होने वाला है। फिर मंत्री को भी धोखे से उद्घाटन के लिए बुला लिया जाता है। देखते ही देखते टोल प्लाजा से करोड़ों रुपए आने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान श्रवण कल्याण सुंदरम को एक और लालच देता है। वह उसे एक नकली वैज्ञानिक से मिलवाता है। दावा करता है कि उसने एक हाइड्रो जनरेटर बनाया है जो केवल पानी से चलता है। कल्याण सुंदरम उसके इस झांसे में भी आ जाता है और टोल से कमाया गया पैसा उसे प्रोजेक्ट में लगा देता है और बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा करके उसे प्रोजेक्ट में पैसे लगाने को कहता है। जब कल्याण सुंदरम खुश होकर श्रवण से कहता है कि अब उन्हें 50 करोड़ निवेश मिलने वाला है, तब श्रवण अपने बेटे जीवा को छोड़ने की मांग करता है। लेकिन कल्याण सुंदरम साफ कह देता है उसने सिर्फ जीवा को छोड़ने का वादा किया था, श्रवण और उसके साथियों को नहीं। वह चारों को मारने की तैयारी करने लगता है। आखिरी बार जीवा से बात करने की इजाजत और मिलने पर श्रवण उसे एक गुप्त संकेत देता है। वह भागने का समय आ गया। तभी सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जीवा असल में दिव्यांग नहीं था। स्कूल में दिव्यांग कोटे से दाखिला लेने के लिए उसे यह सब करना पड़ता था और व्हील चेयर में नाटक करना पड़ता था। इसलिए जैसे ही मौका मिलता है जीवा दौड़कर वहाँ से भाग निकलता है और अपनी लोकेशन भेज देता है। उधर श्रवण भी मौका देखकर कल्याण सुंदरम के ऊपर हमला कर देता है और अपने साथियों के साथ भाग निकलता है। सभी जीवा की भेजी गई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और उसे सुरक्षित बचा लेते हैं। लेकिन कल्याण सुंदरम उसे धमकी देता है कि यह फर्जी टोल प्लाजा
घोटाले की वजह से केंद्रीय एजेंसी उसे छोड़ेगी नहीं। तभी श्रवण अपना आखिरी दांव खेलता है। वह बताता है कि हाइड्रो जनरेटर वाला पूरा प्रोजेक्ट नकली था, वह सिर्फ कल्याण सुंदरम को फंसाने के लिए यह सब किया था। उसने छिपे कैमरों में कल्याण सुंदरम के सारे अपराध रिकॉर्ड कर लिए थे और सारे के सारे सबूत मीडिया तक पहुंचा भी दिया था। खबर फैलते ही जनता और अधिकारी कल्याण सुंदरम के खिलाफ हो जाते हैं। आखिरकार केंद्रीय एजेंसियां भी उसे गिरफ्तार करने पहुंच जाती हैं और फिल्म के अंत में श्रवण और उसके साथी टोल प्लाजा से कमाए गए सारे पैसे लोगों को गुप्त रूप से लौटा देते हैं जिन्होंने पहले ठगा था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।